हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत ही शेमलेस है। बोल्ड, शेमलेस एंड ओपनली रूड, मतलब बहुत ही घटिया इंसान, बहुत ही बोल्ड इंसान, उसको क्या बोलते हैं? उस चीज को क्या बोलते हैं? ब्रेजन। मतलब वो इंसान कैसा है? वो इंसान ब्रेजन है। पार्ट ऑफ स्पीच, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। शेमलेस है, ऑडेशियस है, इंसोलेंट है, इम्प्यूडेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा शेमलेस है। एंटोनिम्स मॉडेस्ट है, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं है, बहुत शेम बोल्ड नहीं है, रिस्पेक्टफुल है। टिमिड है, मतलब डरपोक है। तो उसका इतना बोल्ड और शेमलेस झूठ था कि हर कोई शॉक हो गया मीटिंग में। उसने इतना बोल्ड और शेमलेस तरीके से झूठ बोला कि हर कोई शॉक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड आया है लाई। यहाँ से बहुत बार एरर का क्वेश्चन आता है। सभी को पता है एक वर्ड होता है लाई और एक वर्ड होता है ले। लाई और ले, पहले मैं दोनों के दोनों वर्ब की फॉर्म्स की बात करने जा रही हूँ। लाई और ले दोनों की दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं। इनका मतलब होता है, लाई का तो मतलब है कि एक ही इंसान है जो पड़ा हुआ है या कोई चीज है जो पड़ी हुई है। ले का मतलब है कि एक इंसान ने किसी दूसरी चीज को रखा है। तो ले का मतलब तो रखना होता है या लिटाना होता है। और लाई का मतलब खुद लेटी हुई है, वो खुद लेटा हुआ है या पड़ा हुआ है या रखा हुआ है। समझ गए? तो ले में दो लोगों की जरूरत होती है या दो चीजों की जरूरत होती है, जबकि लाई में एक ही चीज की जरूरत होती है। अगर मैं इसकी सेकंड फॉर्म की बात करूं तो लाई, ले, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेन। इसकी मैं दोनों फॉर्म्स की बात करूं तो ले, लेड और लेड। यहां से बहुत बार एरर के क्वेश्चंस आते हैं। इसकी अगर मैं V1 प्लस ING वाली फॉर्म की बात करूं तो इसकी क्या हो जाती है? लाइंग। और इसकी क्या हो जाती है? लेइंग। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मुझे बताना, प्लीज प्लीज डैश दिस पेन ऑन द टेबल। ले आएगा या लाई आएगा? इस पेन को टेबल पे रख दो। रख दो मीन्स रखना, क्या था? ले। तो प्लीज ले दिस पेन ऑन द। क्लियर है सभी को? लाई और ले में डिफरेंस। अच्छा, अब एक और लाई भी होता है, इसमें भी दो लाई है। ये वर्ब है और ये नाउन है। इसका मतलब होता है झूठ बोलना, और ये क्या होता है? झूठ होता है। ठीक है? तो लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है और लाई जो होता है वो झूठ भी होता है। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लाइड। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लाइड। और इसकी ING फॉर्म क्या होती है? लाई। तो ये लाई, लाइड, लाइड, ये झूठ बोलने वाला है और नाउन की तो फॉर्म्स ही नहीं होती है। और ये वाला जो लाई है वो झूठ है। तो इससे चार तरह के लाई और ले होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्लियर सभी को? अच्छा, अगले वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूरोर। फ्यूरोर का मतलब क्या? पब्लिक को बहुत गुस्सा आ गया, तो अचानक से जो गुस्सा भड़कता है उसको आप क्या बोलते हो? फ्यूरोर। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। अ सडन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और कंट्रोवर्सी, मतलब अचानक से पब्लिक को क्या हो गया? अचानक से पब्लिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। अप्रोर, कमोशन, फ्यूरोर की दोनों स्पेलिंग्स ठीक होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा चीखम चिल्ली हो रही है, सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एंटोनिम्स हार्मनी है, ट्रैंक्विलिटी शांति है, कॉन्कॉर्ड है, अग्रीमेंट है, सब लोग एक दूसरे की बात से अग्री करते हैं, उसको क्या बोलते हो? कंसेंसस है। सब लोग एक दूसरे की बात से अग्री करते हैं, उसको क्या बोलते हो? यूनानिमिटी है। इसका मतलब क्या है? सब लोग एक दूसरे की बात से पूरी तरीके से अग्री कर रहे हैं। तो जो कंट्रोवर्शियल करिकुलम, करिकुलम मीन्स चेंजेस, तो जो कंट्रोवर्शियल करिकुलम चेंजेस आए थे, जो पूरे के पूरे सिलेबस में चेंजेस आए थे, इसकी वजह से कंट्री भर में गुस्सा भड़क गया एजुकेटर्स के बीच में, तो गुस्सा आ गया। चलो गुस्से वाले वर्ड्स रिवाइज ही करवा दो, अभी कुछ दिन पहले भी करे थे ना। कितने वर्ड्स बताओगे मुझे? 30 वर्ड्स बता पाओगे गुस्से वाले? चलो लेट्स ट्राई देम। अगर सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो कमोशन। कल परसों भी करे थे ना हमने। अप्रोर, आउटक्राई, दंगा सा मच गया है, राइट, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पैंडेमोनियम,
फ्यूरोर की दोनों स्पेलिंग सही होती है, ये वाली भी और ये वाली भी। हल्ला बलू, ब्राहू हाहा, दिन, बहुत तेज आवाजें आ रही हैं। क्लैमर, रकस, रेकाज, अपहेवल, टर्मोइल, ट्यूमुल्ट, टर्ब्यूलेंस, chaos, confusion, disorder। कितने हो गए? 20 हो गए। 10 more to go। डिसएरे, मेहम, बेडलेम। अच्छा, तबाही सी मच गई है, तबाही को क्या बोल देते हैं? डिजास्टर। कैटाक्लाइज्म, कैटास्ट्रोफी, एपोकैलिप्स। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कि एक तरीके से क्या है? तबाही सी है। सब अनकंट्रोल्ड वे में इधर से उधर जा रहे हैं। फ्रेंजी, एजिटेशन, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तूफान सा आ गया है, स्टॉर्म। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि एक तरीके से हंगामा सा हो गया है, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच। ऑल ऑफ दीज आर नाउन्स। मैम रो रह गया, राइट, बिल्कुल सही बोला, रो। सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस मीन्स वो चीज बहुत ही ज्यादा खराब है, वेरी अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव, मतलब ऑब्नॉक्शियस। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में ओयूएस लग रहा है, एडजेक्टिव। ऑफेंसिव है, अनोइंग है, हेटफुल है, बहुत ही खराब है। एंटोनिम्स बहुत ही अच्छी है, प्लेजेंट है, अग्रीएबल है, चार्मिंग है, बहुत बढ़िया है। तो मैन का इतना गंदा बिहेवियर था, इसकी वजह से हर कोई क्या हो रहा था? हर कोई बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैन का बहुत ही ज्यादा क्या था? बहुत ज्यादा गंदा बिहेवियर था। चलो, मुझे कितने सिनोनिम्स बताओगे ऑब्नॉक्शियस के? 30 बता दो, कोशिश करते हैं। चलो आज 50 की कोशिश करते हैं, पता नहीं 50 कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेट्स ट्राई। ओबनोक्शियस कोई चीज है, रिपग्नेंट है, रिपल्सिव है, रिप्रोचेबल है, पहले सारे आर वाले एक साथ लिखते हैं, है ना। रेप्रीहेंसिबल है। अब डी वाले सारे, डिसगस्टिंग है, डेप्लोरेबल है, डिसअपॉइंटिंग है, डेस्पिकेबल है। और कोई डी से याद आ रहा है? डिसगस्टिंग तो लिख लिया बेटा, चलो कोई बात नहीं, याद आएगा तो लिखते जाएंगे। और कोई वर्ड्स? एग्रेगियस है, एबोमिनेबल है, एबहॉरेंट है, ओडियस है, लोथसम है, मॉर्डेंट है। ये सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं जितने भी चल रहे हैं। अब मैकाबर है, ग्रूसम है, घासली है, हॉरेंडस है, ग्रोटेस्क है। एबिस्मल स्टेट भी खराब स्टेट होती है किसी चीज की, बहुत ही एबिस्मल स्टेट है, बहुत खराब स्टेट है। फाउल है, ऑफुल है, बहुत ही खराब है। कंटेम्प्टेबल है, निंदा के लायक है। कितने हो गए? 6 है ना, 6 6 6 24 हो गए। एक वर्ड और बता दो इस पेज पे, फिर अगले पेज पर आएंगे। कोई चीज बहुत ही ज्यादा खराब है तो। हाँ, आप लोगों के कॉमेंट्स ही में देख रहे हो, तो बहुत सारे। डिटेस्टेबल रह गया मैम, राइट, डिटेस्टेबल है। चलो 25 होगा, 25 मोर टू गो। 25 वर्ड्स और बताने वाले हो आप लोग मुझे। कोई चीज अगर बहुत ही ज्यादा क्या है? बहुत ही ज्यादा खराब है तो। और कैसी है? खराब है तो मेलिग्नेंट कह सकते हैं ना, मेलिग्नेंट है।
खराब है तो नेफेरियस है। और कुछ मैम? वाइल, हाँ कह सकते हैं। आउटरेजियस इज ऑल्सो खराब, वेरी गुड, बहुत खराब है। अपॉलिंग रह गया मैम, वेरी नाइस, अपॉलिंग है। अच्छा वो सारे वर्ड्स भी तो रह गए। सॉर्डेड है, हीनियस है, और क्या था, ब्लेटेंट, फ्लैग्रेंट। ये 3 वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग एक जैसा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ओपन, बोल्ड एंड शेमलेस। कौन कौन से थे? ब्लेटेंट, फ्लैग्रेंट, ब्रेजन। इनका मतलब क्या था? बहुत ही शेमलेस है, मतलब बहुत ही ज्यादा कैसी है, बहुत ही ज्यादा खराब है। हाँ अभी क्रूअल वाली कैटेगरी भी कर देंगे इसके अंदर। अगला और कोई वर्ड? अपॉलिंग हो ही गया, एग्रेगियस भी हो ही गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें एक अगली कैटेगरी करते हैं, क्रूअल। कोई इंसान अगर बहुत क्रूअल है तो वो भी बहुत खराब है। चलो क्रूअल वाले वर्ड्स कर लेते हैं पहले। क्रूअल है तो डायबॉलिकल है, मॉन्स्ट्रस है, एट्रोशियस है, डेविलिश है, सैटानिक है। यहाँ पे भी मैं क्रूअल वाली कैटेगरी का ही कर रही हूँ, है ना। ब्रूटल है, ब्रूटिश है, पत्थर का दिल है उसका, स्टोन हार्टेड है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत ही ज्यादा कैसा है, कैलस है। और बारबेरिक है, वेरी गुड, बारबरिक जैसा ही वर्ड होता है, बारबरस है, फिंडिश है, अनकाइंड है, इनह्यूमेन है, मतलब बहुत ज्यादा हार्श है, वेरी गुड, मतलब बहुत कोल्ड हार्टेड है, रूड। चलो रूड इतना डायरेक्ट सिनोनिम में नहीं आएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ज्यादा ही हो गए। तो ये सारे के सारे 50 वर्ड्स हो गए, और इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है कि वो इंसान क्या है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा खराब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज निम्बली। निम्बली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा क्विकली, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी तेजी से आप काम कर रहे हो। इसका मतलब आप उस काम को कैसे कर रहे हो? बहुत ही निम्बली कर रहे हो। निम्बल एक एडजेक्टिव होता है। जब भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडवर्ब। तो बहुत ही क्विकली और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, एड्रॉइटली, डेक्स्ट्रसली, एजाइलली, मतलब बहुत बड़े तरीके से। एंटोनिम्स बहुत गंदी तरीके से कर रहे हो, कम्बरसम ऑकवर्ड वे में कर रहे हो, क्लमसी बहुत खराब तरीके से कर रहे हो। तो स्टार्टअप ने अडेप्ट किया, अडेप्ट मीन्स एडजस्ट किया, बहुत ही एडजस्ट कर लिया, बहुत ही फ्लेक्सिबली, बहुत ही आराम से एडजस्ट कर लिया। कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस बदल रही थी उसके हिसाब से बहुत आसानी से एडजस्ट कर लिया। अच्छा अडेप्ट वाला बहुत बार एरर वाला क्वेश्चन आता है। सभी को पता है तीनों वर्ड्स का डिफरेंस? अडेप्ट, अडॉप्ट और अडेप्ट, ये दोनों आपकी वर्ब्स होती हैं, है ना। इस अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना। इसके साथ जो आप प्रपोजिशन लगाते हो वो TO2 होता है। इसका मतलब होता है अपना लेना किसी चीज को। इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। और ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है वो इंसान बहुत ही स्किल्ड है, उस इंसान के अंदर बहुत कला है। इसके साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो एट लगता है। तो यहाँ से भी बहुत बार एरर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अच्छा कोई इंसान अगर बहुत अलर्ट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो इंसान क्या है? ऑन द बॉल है। ऑन द बॉल इज व्हाट? वो इंसान क्या है? बहुत ही ज्यादा अलर्ट है, वो अपने टोज पे है, ऑन वंस टोज। मतलब वो इंसान कैसा है? बहुत ज्यादा अलर्ट है, वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा। ही इज वेरी अलर्ट। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बाउंटी। बाउंटी का मतलब क्या हो गया? बाउंटी मीन्स बहुत ज्यादा। तो कोई चीज बहुत ज्यादा आपको मिल गई या कोई अवार्ड मिल गया, उसको क्या बोलते हैं? बाउंटी। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। अ रिवॉर्ड, प्राइज और जेनरस सप्लाई, मतलब बहुत सारा मिल गया आपको। रिवॉर्ड, अबंडेंस, जेनरोसिटी, हद से ज्यादा भर के मिल गया।
एंटोनिम स्कैरसिटी है, कमी है, शॉर्टेज है, पेनल्टी लग गई। स्कैरसिटी के दो सिनोनिम्स क्या थे? डर्थ है, पॉसिटी है, लैक है उस चीज की, मतलब उस चीज की क्या है? बहुत ज्यादा कमी है। तो विलेजर्स जो है ग्रेटफुल थे किस चीज की? उनकी जो हार्वेस्ट की बाउंटी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्या थे? ग्रेटफुल थे। मतलब जो उनकी बाउंट हार्वेस्ट का मतलब क्या हो गया? जो उनकी खेती हुई उससे जो रिजल्ट निकला वो बहुत ज्यादा निकला, तो उसकी वजह से बहुत ग्रेटफुल थे। अच्छा, यहाँ से ना बहुत बार एरर का स्पेलिंग वाला क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना। बहुत बच्चे ना ग्रेटफुल की स्पेलिंग ये लिख देते हैं, अ लॉट ऑफ यू, और यहाँ से स्पेलिंग वाला क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जामिनर में भी। एग्जामिनर भी दे देता है ग्रेटफुल की स्पेलिंग ये, तो हमेशा याद रखना ग्रेटफुल की स्पेलिंग ये नहीं होती है। इट इज नॉट दिस, इट इज दिस, ग्रेटफुल। तो डबल स्टार मार्क करके अपने कॉपीज में लिखिएगा। अच्छा, एक स्पेलिंग वाला कॉन्सेप्ट और होता है, हालांकि मैं उसकी एक शॉर्ट्स की वीडियो भी डिटेल में बनाने वाली हूँ, आप लोगों को आज ही चैनल पे मिलेगी। आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता है ना कि ई आई कहाँ आएगा, आई ई कहाँ आएगा। फॉर एग्जाम्पल रिसीव में ई आई आता है, जबकि अचीव में आई ई आता है। बिलीव में आई ई आता है, जबकि डिसीव में ई आई आता है। तो कहाँ ई आई आएगा, कहाँ आई ई आएगा? तो इसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगर सी है ना उससे पहले, तो आपको ई आई ही लगाना है। अगर सी है उससे पहले तो आपको ई आई लगाना है। परसीव, तो क्या लगाया? ई आई लगाया। अगर उससे पहले सी नहीं है तो आप आई ई लगाओगे। रिट्रीव, तो इस छूट रिसीट, रिसीट में सी आ गया तो क्या आया? ई आई। डिसीट, धोखा, सी आ गया, क्या आया? ई आई। इन सारे वर्ड्स में इससे पहले सी नहीं है तो आप क्या लगा रहे हो? आई ई लगा रहे हो। क्लियर सभी को? हाँ, ये अभी एक शॉर्ट्स की वीडियो आ जाएगी आप लोगों की इसी चैनल पे, एक बार उसे देख लेना तो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स जो क्षण भर का हो, क्षण भर का हो, थोड़े से समय के लिए ही रहे। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब वो चीज क्या है? बहुत टेम्पररी है। एफिमेरल है, फ्लीटिंग है, एवानेसेंट है, फुगेशियस है, मोमेंटरी है, मतलब क्षण भर की है। एंटोनिम्स परपेचुअल है, लंबा चलेगी, एंड्योरिंग है, लंबा चलेगी, इम्यूटेबल, आप बदल नहीं सकते। पेरेनियल है, पेरेनियल रिवर्स के लिए यूज करते हैं। पेरेनियल रिवर्स क्या होती है? जो हमेशा फ्लो करती रहती है, एवर फ्लोइंग रिवर्स, वो क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर्स, जो हमेशा फ्लो करती रहती है। तो जो मार्केट का पैनिक वो क्षण भर का ही था। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आ गया, किसके बाद? सेंट्रल बैंक ने जो पॉलिसी अनाउंस करी उसके बाद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आ गया, और जो डर था वो टेम्पररी था, लंबा नहीं था। अच्छा, मोमेंट्री वाले वर्ड के भी डिफरेंसेस बता दो। एक वर्ड होता है मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है? क्षण भर का, है ना? लास्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। मोमेंट्री। अगला वर्ड होता है मोमेंटस। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। मोमेंटस क्या होता है? कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोमेंटस। फिर अगला वर्ड होता है मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा क्या है? ह्यूज है, उसको क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंटल। तीनों वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तीनों वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। वो ऑल ऑफ देम आर व्हाट? एडजेक्टिव। अच्छा, फिर एक और वर्ड आता है नाउन फॉर्म में, मोमेंटो। मोमेंटो क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको याद दिलाए किसी पुरानी चीज की। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में गए थे, आपकी फेयरवेल पे आपको एक मोमेंटो दिया गया था, जिससे कि जब भी आप उसको देखो आपको आपके स्कूल की याद आए, तो उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटो। इसको और भी क्या बोलते हैं? बड़ा प्यारा वर्ड होता है सोवेनिर, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। मीन समथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग, कोई ऐसी चीज जो आपको क्या करती है? किसी चीज की याद दिलाती है, उसको बोलते हैं मोमेंटो। कॉलेज में फेयरवेल हुई थी तो आपको एक मोमेंटो मिला था, जिससे कि आपको याद आए वो समय, कॉलेज के दिन याद आए, कॉलेज याद आए। तो व्हाट इज इट? इट इज अ मोमेंटो। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे।
द नेक्स्ट वर्ड इज भाषण। भाषण का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो सपोर्ट करती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? भाषण। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डिफेंसिव स्ट्रक्चर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग होल्ड, फोर्ट्रेस इज किला, बलवर्क इज बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल। किले के लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड और होता है, इसको बोलते हैं सिटाडेल। सिटाडेल इज ऑल्सो व्हाट? एक बड़ा सा किला। एंटोनिम्स कमजोरी है, गिर गया है वो। तो लाइब्रेरी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह बन गई नॉलेज की कम्युनिटी के लिए, एक भाषण बन गया। भाषण मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया लाइब्रेरी का, सब तरह की नॉलेज लोग वहां पे लेने आने लग गए। तो भाषण में समथिंग विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगला वर्ड है एब्निगेट करना। एब्निगेट मीन्स अब मुझे नहीं चाहिए वो चीज, अब नहीं। आप इसको याद कैसे करोगे? अब नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, आपने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया है। रिनाउंस मीन्स त्याग दिया है, छोड़ दिया है आपने उस चीज को। फोरसेक कर दिया है, त्याग दिया है। रेलिंक्विश कर दिया है, त्याग दिया है। रेप्यूडिएट करने का मतलब होता है आपने मना कर दिया उस चीज को, आपने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया है। त्याग देने का वर्ड एब्डिकेट करना भी होता है। आपने एब्डिकेट कर दिया है, त्याग दिया है। एब्ज्योर कर दिया है, मतलब आपने उस चीज को क्या किया है? छोड़ दिया है। फोरगो कर दिया है, मतलब आपने उस चीज को छोड़ दिया है कि मुझे वो चीज नहीं चाहिए। एक सेकंड, फोरगो की स्पेलिंग में ठीक कर लेना। हाँ, फोरगो कर दिया मतलब अब मुझे वो चीज नहीं चाहिए, अब मैं उस चीज को त्यागता हूँ। एंटोनिम्स एम्ब्रेस किया है, एम्ब्रेसेस अपना लिया है, रिटेन किया है। अपहोल्ड किया, अपहोल्ड मीन्स आप लेके चल रहे हो, उस चीज को मेंटेन कर रहे हो। तो इतना फेमस स्कॉलर थे, उन्होंने पर्सनल फेम को त्याग दिया जिससे कि वो अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर सके साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाए। तो उन्होंने क्या किया? अपनी फेम को त्याग दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनका पूरा फोकस साइंस में ही रहे। अच्छा, अगर आप किसी चीज से दूर हो जाते हो तो आप क्या करते हो? पार्ट वेज विद। पार्ट वेज विद का मतलब क्या है? कि आपने उस चीज से दूर हो गए, मतलब आपने उस चीज को पीछे छोड़ दिया। लीव बिहाइंड, आप किसी चीज को छोड़ देते हो, क्या यूज करते हैं? लेट गो ऑफ। लेट गो ऑफ का मतलब क्या? आपने उस चीज को छोड़ दिया। क्या कर दिया आपने? उस चीज को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। अच्छा, ये तो था छोड़ देना। अगर आपने हार मान लिया, हार मानने के लिए क्या यूज करते हैं? रेज द वाइट फ्लैग। आपने क्या किया? हार मान लिया। थ्रो इन द टावल, इन दोनों इडियम्स का मतलब क्या होता है? कि आपने क्या किया? सरेंडर कर दिया। आपने क्या किया? हार मान ली है, मतलब एक्सेप्ट डिफीट। आपने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं इस चीज से क्या करता हूं? हार मान। अगले वर्ड पे आते हैं कैटाक्लाइज्मिक। तो वर्ड अभी हमने पढ़ा ही था, लास्ट में आईसी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। कैटाक्लाइज्मिक में रूट वर्ड होता है कैटा। कैटा शब्द का मतलब होता है तबाही। तो कोई चीज अगर कैटाक्लाइज्मिक है मतलब तबाही मचा देने वाली है। डिजास्ट्रस है, डिजास्ट्रस है, डेवस्टेटिंग है, कैटास्ट्रॉफिक है, एपोकैलिप्टिक है, मतलब तबाही मचा देने वाली। एंटोनिम्स हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं है। इसका बड़ा प्यारा वर्ड होता है इनोक्यूअस। हार्मलेस है, बिनाइन है, हार्मलेस है, बेनिफिशियल है, पीसफुल है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्थक्वेक का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उस एरिया पे, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट। अगले वर्ड पे आते हैं एनेमिकल। एनेमिकल मीन्स खतरनाक है, वो चीज कैसी है? बहुत ज्यादा डेंजरस है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। हार्मफुल है, हॉस्टाइल है, खतरनाक है, अनफ्रेंडली है, खतरनाक है। एंटागोनिस्टिक दुश्मन है, एडवर्स नेगेटिव है, डेट्रीमेंटल है, खतरनाक है। इंटरमिसीन है, कैसी है? बहुत ही खतरनाक है। नोक्शियस है, जियोपार्डस है। एंटोनिम्स बेनिवोलेंट है, बहुत बढ़िया है। कंड्यूसिव है मतलब फेवरेबल है, बहुत ही बढ़िया है। प्रोपिशियस है मतलब बहुत बढ़िया है, फॉर्चुनेट है। एक वर्ड होता है सेरेंडिपिशियस। सेरेंडिपिशियस है मतलब बाय चांस हुआ है लेकिन एकदम बढ़िया हुआ है आपके लिए। तो कोई चीज अगर हुई तो बाय चांस है, लेकिन आपके लिए बहुत बढ़िया हुई है, उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं सेरेंडिपिशियस। मीन्स बाय चांस हुई है बट आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है।
आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसको प्रोविडेंशियल भी बोलते हैं। अभी हमने परफेक्शन बैच में जो क्लोज टेस्ट की क्लास चल रही है उसमें ये सारे वर्ड्स पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा। प्रोविडेंशियल, सेरेंडिपिशियस, प्रोपिशियस, कंड्यूसिव, याद आ रहा है सभी को? इसका मतलब क्या है कि बाई चांस हुई है और बहुत बढ़िया होगी। सारे वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो इतना ज्यादा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो खतरनाक है बायोडाइवर्सिटी के लिए, सारे एनिमल्स वगैरह के लिए, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब कि एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, एनवायरमेंट जैसा है वैसा चलता रहे। तो इतना ज्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ, ऑस्पिशियस वर्ड भी पढ़ा था, राइट, परफेक्शन क्लास में। ऑस्पिशियस है मतलब ये भी पॉजिटिव टोन का वर्ड है, बहुत बढ़िया है आपके लिए। चलिए आ जाते हैं स्टोरी पे। द रिवॉर्ड हिडन बिहाइंड सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस के पीछे जो रिवॉर्ड छुपा हुआ है। आज की कहानी है अमन की। अमन एक छोटे से टाउन में ग्रो अप किए जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा था। अच्छा, जब जब वर्ड आएगा ना तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि उस वर्ड को मेरे साथ तेज तेज बोलना। जब हम किसी चीज को तेज बोलते हैं ना तो हमें वो चीज ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। फिर भी अमन के अंदर एक डिटर्मिनेशन था जिसको कोई भी मुश्किल तबाह नहीं कर सकती थी। जब अमन ने अनाउंस किया कि वो एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, बहुत ही कुछ ब्रेजन, ब्रेजन का मीनिंग क्या पड़ा था? शेमलेस। कुछ शेमलेस लोगों ने उसको ओपनली उसका मजाक उड़ाया, और उनके जो ऑब्नोक्शियस, ऑब्नोक्शियस मीन्स बहुत ही खराब, रिपल्सिव, उनके जो बहुत ही ज्यादा ऑब्नोक्शियस रिमार्क्स थे, इसकी वजह से पब्लिक फ्यूरोर वॉज एंगर। पब्लिक का गुस्सा आ गया नेबरहुड में। लेकिन अमन ने रिएक्ट नहीं किया। वो बहुत ही फ्लेक्सिबली, स्किलफुली, निम्बली वॉज स्किलफुली, बहुत ही स्किलफुली हर डिफिकल्टी से आगे निकला, एडजस्ट किया उसने अपना रूटीन जब भी सरकमस्टांस बदला, और वो हर फेलियर से सीखना स्टार्ट किया। उसकी फैमिली के पास पैसा नहीं था तो इसलिए उसने त्याग दिया। एबनिगेट वॉज गिव अप, त्याग दिया कंफर्ट, एंटरटेनमेंट और पर्सनल डिजायर, जिससे कि वो अपनी प्रिपरेशन को सपोर्ट कर सके। उसका डिसिप्लिन उसके लिए बहुत ही स्ट्रांग होल्ड बन गया। भाषण वॉज स्ट्रांग होल्ड। सेल्फ डाउट के अगेंस्ट, जब उसकी मदर के फेथ ने साथ दिया उसका, कि वो हर मुश्किल फेस को सरवाइव कर पाया। अचानक से बीमारी हुई उसकी फैमिली में, जिसकी वजह से बहुत ही तबाही वाला प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, पैसे की कमी हो गई, और प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि बहुत खतरनाक हो गया उसकी स्टडीज के लिए। वो पढ़ ही नहीं पा रहा था, इतना प्रेशर था। लेकिन अमन को समझ में आया कि ये जो प्रॉब्लम है टेम्पररी है, हमेशा तो रहेगी नहीं, टेम्पररी है, और उसकी जिंदगी को डिफाइन नहीं करेगी। उसने रात में काम किया, सुबह उठ के पढ़ा, लगातार प्रिपेयर करता रहा, किसी से कभी कोई कंप्लेन नहीं करी। इतनी सेक्रीफाइस उसने किया, फाइनली उसको रिजल्ट मिला, उसका एग्जाम क्लियर हुआ बहुत ही बढ़िया रैंक के साथ। सक्सेस सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था। बाउंटी मीन्स रिवॉर्ड। उसकी पूरी फैमिली के लिए प्रूव किया कि हर सेक्रीफाइस जिसको पेशेंस के साथ करते हो और आपका कोई मकसद होता है लाइफ में, तो फाइनली वो आपको रिटर्न देता है, और जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे भी बहुत ज्यादा मिलता है। बट गिव अप कभी नहीं कर, कभी भी गिव अप मत करो। मुश्किलें आएंगी जाएंगी, टेम्पररी होती है मुश्किलें, आती भी हैं और चली भी जाती है। बस एक चीज को हमेशा याद रखना है कि मुझे गिव अप नहीं करना है। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलोगे, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। तो ट्रू सैक्रिफाइस कभी भी वेस्ट नहीं होता है, ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनाता है जो सक्सेस के लिए आपको चाहिए होती है। ये सारे वर्ड्स आप रिवाइज कर लोगे। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। अपार्थेड का मतलब क्या है? जब ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिफ्रेंसिएशन हो रहा था, लोगों को बांटा जा रहा था, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, उसको बोलते हैं अपार्थेड। नेल्सन मंडेला इस चीज के खिलाफ लड़े थे। तो अपार्थेड मीन्स भेदभाव करना लोगों के रेस के बेसिस पे। अबटॉयर बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, मारा जाता है खाने का बनाने, मतलब स्लॉटर हाउस भी कह सकते हैं, तो है ना। स्लॉटर हाउस इज व्हाट? अबटॉयर, जहाँ एनिमल्स को रख के फिर उनको मारा जाता है, काटा जाता है, लोगों का फूड बनाया जाता है। सिनेक्योर, इसका मतलब आपके पास पोजीशन तो बहुत अच्छी है, सैलरी भी आपको बहुत ज्यादा मिल रही है, बट काम नहीं है। तो सिनेक्योर मीन्स यू गेट अ वेरी गुड सैलरी, यू आर एट अ वेरी पावरफुल पोजिशन, बट यू डोंट वर्क, कोई काम नहीं है। डस्क संध्या को बोलते हैं, डॉन भोर को बोलते हैं।
तो सनराइज से जस्ट पहले वाला टाइम डॉन होता है, सनसेट के जस्ट बाद वाला टाइम डस्क होता है। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। ईज इनटू, धीरे 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 करके आप किसी चीज में कंफर्टेबल होते जा रहे हो। ईज इनटू, वो अपनी नई जॉब में धीरे धीरे करके कंफर्टेबल होती गई, तो ईज इनटू। ईज ऑफ, धीरे धीरे आप प्रेशर कम करते जा रहे हो। ईट इनटू, धीरे 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 करके वो चीज किसी चीज को खत्म करती जा रही है। टर्माइट्स ने, जो टर्माइट को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो फर्नीचर वगैरह खराब कर देती है, तो टर्माइट्स ने धीरे 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 करके क्या किया, पूरा का पूरा फर्नीचर को ईट इनटू कर दिया। मुझे जल्दी से बताओ टर्माइट को हिंदी में क्या बोलते हैं। ईट आउट, यार आज घर पे खाना खाने का मन नहीं कर रहा, लेट्स गो एंड ईट आउट, मतलब कहीं रेस्टोरेंट चलते हैं। आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। दीमक, राइट, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कल पैदा हुआ हो, मतलब इसको कुछ नहीं आता, बहुत ही मासूम है, बहुत ही गलेबल है, कुछ नहीं आता है इसको। ये क्या है, वेट बिहाइंड द टीयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है, इसे कुछ नहीं आता। ये क्या है, ग्रीन है। ग्रीन का मतलब भी क्या होता है, कुछ नहीं आता। एज हेल्पलेस एज अ बेबी, बिल्कुल ही डिफेंसलेस है, मतलब पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। रॉका बेबी टू स्लीप, मतलब धीरे धीरे बच्चे को नींद करवा रहे हो, उसको ऐसे धीरे धीरे मूव करो जिससे कि उसको नींद आ जाए। टेक अ बेबी ऑन बोर्ड, मतलब आपने किसी चीज की पूरी जिम्मेदारी ले ली है, यू हैव टेकन अ बेबी ऑन बोर्ड। अ मदर्स टच, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग टच को क्या बोलते हैं, मदर्स टच। समझ आई सभी को इडियम्स। चलिए, ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। इंग्लिश विद निमिषा बंसू टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पर। अच्छा, कल आपको लास्ट 3 मंथ्स की द हिंदू की वो कैब मिल गई थी टेलीग्राम चैनल पे, आई होप यस, सभी लोगों को लास्ट 3 मंथ्स की द हिंदू की वो कैब मिल गई थी टेलीग्राम चैनल पे। बरीड क्वेश्चंस, कुछ सवाल हैं जो बरी हो गए, जिनको दफना दिया गया। सिक्किम टनल एक्सीडेंट जो हुआ उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, लगभग 7,000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। आज आपको लास्ट 6 मंथ्स की मिल जाएगी बेटा, तो कल मैंने आप लोगों को लास्ट 3 मंथ्स की शेयर करवा दी थी द हिंदू की वो कैब, आज आपको लास्ट 6 मंथ्स की द हिंदू की वो कैब मिल जाएगी, या कल ही मिल गई थी लास्ट 6 मंथ्स की, शायद आज मिलेगी। मैंने टीम को दोनों बोल दिया था और उनको बोला था अगर टाइम लगे बनने में तो आप आज 3 मंथ्स कर दो, कल 6 मंथ्स कर दो। अगर उन्होंने दोनों बना लिए होंगे तो दोनों शेयर कर दियो। चलिए, कर दिया सभी लोगों ने सेशन को लाइक, 7,000 लाइक्स हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज परफेक्शन में हम क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे। परफेक्शन बैच जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो आज ज्वाइन कर लेंगे। NB60 आपका कोड लग जाएगा, यू विल गेट 60% डिस्काउंट। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। इंडिया इज ग्रैपलिंग विद, ग्रैपलिंग मीन संघर्ष कर रही है, इंडिया संघर्ष कर रही है किस चीज के साथ लड़ रही है, एक और हिमालयन ट्रेजेडी हो गई, मतलब एक और बहुत ही दुखद घटना हो गई। वर्कर्स इन एन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल, तो एक टनल बन रही थी, टनल में सुरंग, एक सुरंग बन रही थी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था जिसका, उसमें वर्कर्स थे। तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की ये टनल थी।
NHPC लिमिटेड की, जिसको पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बोला जाता था। सिक्किम के नामची डिस्ट्रिक्ट में टनल बन रही थी। इसने स्ट्रक किया, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो उनका जो हथौड़ा था या कुछ था वो एक पॉकेट मीन्स एक ऐसी जगह पहुंचा, पॉकेट मीन्स एक ऐसे एरिया में पहुंचा जहां पे ऐसा शक था कि मीथेन था, तो मीथेन गैस थी जो फंसी हुई थी वहां पे, और वो कंस्ट्रक्शन करते करते वहां पहुंच गए। उससे क्या हुआ, रिजल्टिंग बस, तो अचानक से वो मीथेन गैस बहुत तेजी से बाहर आई। इसकी वजह से पार्शियली टनल डैमेज हो गई उस मीथेन गैस के आने की वजह से कम 15 वर्कर्स की डेथ हो गई, लगभग 25 वर्कर्स में से। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे है, मतलब चल रहे हैं, अभी भी वहां से वर्कर्स को बचा के निकाला जा रहा है। NHPC ने अनाउंस किया है कि इस चीज की बहुत ही गहराइयों में जाके जांच की जाए। मीथेन सबको पता है कि एक वेल रिकॉग्नाइज, सब जानते हैं इस बात को कि मीथेन एक बहुत बड़ा खतरा होता है। जब भी अंडरग्राउंड एक्सकवेशन होता है, एक्सकवेशन मीन्स डिगिंग, तो जब भी खोदा जाता है धरती के अंदर, तो मीथेन मिलने का एक बहुत बड़ा खतरा होता है। और जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी मीन्स पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, एरिया है अर्थ के अंदर का, तीस्ता बेसिन का, तो तीस्ता जो रिवर है इसके बेसिन की जो जियोलॉजी है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां पे प्रॉपर चांसेस होते हैं मीथेन के मिलने के। बेसिन जो है ये एक बहुत ही सीस्मिकली एक्टिव जोन में, जहां पे अर्थक्वेक्स बहुत आ सकते हैं, ऐसे जोन में है। यंग एंड हेवीली फ्रैक्चर्ड रॉक, वहां का जो पत्थर है वो बहुत ज्यादा बीच बीच में टूटा हुआ है, फ्रैक्चर्ड है, मतलब उसमें गैप्स हैं, ब्रेक्स हैं। और जो कंप्रेस्ड पॉकेट्स ऑफ गैस, और जो गैस का जो एरिया है लेड डाउन लॉन्ग अगो, जो बहुत टाइम पहले वहां रह गया था, वो छुपा हुआ रहता है। फिर क्या होता है, फिर एक्सकवेशन हुआ, लोगों ने खोदा, तो वो उसको उस गैस को रिलीज कर देते हैं, वो गैस बाहर आ जाती है। द प्रेजेंस ऑफ द गैस का होना सरप्राइजिंग नहीं था, सबको पता है कि वहां पे गैस होती है। तो ऑथर ने क्या बोला कि देखो, पता है वहां गैस है। वो जो तीस्ता बेसिन जहां पे ये एक्सकवेशन हो रहा था, ये डिगिंग हो रही थी, वहां चांसेस थे गैस होने के, क्योंकि पता है वो एरिया ही ऐसा है कि जहां पे गैस होती है। तो गैस का मिलना सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग क्या है, अभी आगे ऑथर बताएंगे। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, वॉट रिमेन्स अनक्लियर, वो बात जो साफ नहीं है, इज फार मोर कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, तो जो बात अभी तक क्लियर नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है गैस मिल गई, गैस तो मिलनी थी, पता था लोगों को, बट कौन सी बात है जो क्लियर नहीं है, द प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट, प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट, सर्कमस्टांसेस मीन्स सिचुएशन, ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई जिसमें आपने उस पॉकेट को ब्रीच किया। ब्रीच का मतलब ऐसे रूल्स तोड़ना होता है, वायलेट करना होता है। यहाँ पे ब्रीच का मतलब क्या है कि आपने उस एरिया को क्यों खोदा, क्या आपको पता नहीं था वहां पे गैस है, क्या आपने उसके रिस्क को असेस किया था, आपने जांच की थी कि वहां पे गैस हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या आपने उसको मॉडल किया था, क्या आपने उसको अपने सिस्टम में कंसिडर किया था जब आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे थे। और वेदर, और क्या जो गैस का डिटेक्शन था और वेंटिलेशन को लेके जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स लगाए जाते हैं, सेफगार्ड्स मींस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स, ऐसी कंडीशंस डिमांड करती हैं। तो इस तरह की जब जब खुदाई होती है
तो एक कंडीशन, इस कंडीशन में आपको वेंटिलेशन देना होता है। तो क्या आपने वेंटिलेशन दिया था? क्या आपने गैस डिटेक्शन की वहां मशीन वगैरह थी जो गैस डिटेक्ट कर लेती? क्या ये सारी चीजें जगह पर थी और क्या ये सारी चीजें काम कर रही थी? इन चीजों की जांच होनी चाहिए। अंडरग्राउंड काम जो होता है, इंडिया का इतना डिफिकल्ट टेरेन है, इतनी डिफिकल्ट ज्योग्राफी है, तो अंडरग्राउंड काम हमेशा पेरिलस रहा है। पेरिलस मीन्स डेंजरस रहा है। इन फेब्रुवरी दिस ईयर, इस साल के फेब्रुवरी में एक एक्सप्लोजन हुआ। एक मतलब एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? बम फट जाना। तो एक एक्सप्लोजन हुआ, मतलब कोई भी चीज फट गई। एक इलीगल कोल माइन है, तो कोल माइन में एक्सप्लोजन हुआ मेघालय में, जिसकी वजह से 30 वर्कर्स के अराउंड की डेथ हुई। 2023 में एक रोड टनल का जो स्ट्रेच था, जो पूरा का पूरा जो रोड टनल का एरिया था कंस्ट्रक्शन में जो थी, वो उत्तराखंड में गिर गया। 41 वर्कर्स वहां फंसे रहे 17 दिन तक। उनको बाहर निकाला, उससे पहले 17 दिन तक वो वहां फंसे रहे थे। सर्कमस्टांसेस, जो सिचुएशंस होती हैं वो वेरी करती हैं, डिफर करती हैं, अलग अलग होती हैं, बट टुगेदर, बट साथ में ये अंडरस्कोर करते हैं। अंडरस्कोर मीन्स हाईलाइट करते हैं। किस बात को हाईलाइट करते हैं? कि कितना ज्यादा लीथल, लीथल मीन्स डेंजरस, कितना ज्यादा डेंजरस है अंडरग्राउंड का और टनलिंग का काम पूरी कंट्री भर में। ये चीज इस बात को क्लियर करती है। तो ऑथर ने क्या बोला? ऑथर ने और भी इंसिडेंट्स के बारे में बताया जहां जहां वर्कर्स की डेथ हुई, वर्कर्स फंसे थे। तो इसका मतलब अंडरग्राउंड काम बहुत डेंजरस काम है। तो ऑथर पूछ रहे हैं कि अभी इस बात की जांच होनी बाकी है, ये बात क्लियर नहीं हुई है। क्या वेंटिलेशन था वहां पे? क्या रिस्क असेसमेंट हुआ था वहां पे? क्या गैस को डिटेक्ट करने के टूल्स या मशीन्स थी वहां पे? इन सब चीजों की जांच अभी करना बाकी है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में? अ सीरीज ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इस 400 किलोमीटर स्ट्रेच के अलोंग है। तीस्ता में, तीस्ता रिवर का जो पूरा एरिया है उसके अलोंग बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो सिक्किम को, वेस्ट बंगाल को, बांग्लादेश को लिंक कर रहे हैं। इनकी ना अलग अलग, वेरिड मीन्स डिफरेंट, इनकी अलग अलग हिस्ट्री है विद इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, कि इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है नहीं मिला है। लेकिन इनके अंदर एक कॉमन फीचर है, एक कॉमन चीज क्या है इन सब के अंदर, कि इनकी जो लोकेशन है ना, ये बहुत ही फ्रेजाइल हिमालयन बेल्ट में। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, तो हिमालयन एरियाज में ये आते हैं। ये जो वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी मीन्स वीकनेस, ये कमजोरी डेमोन्स्ट्रेट हुई। डेमोन्स्ट्रेट हुई का मतलब क्या? हमको दिखी, बहुत ही दुखद तरीके से हमको ये चीज दिखी थी अक्टूबर 2023 में, जब एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जब एक ग्लेशियर की वजह से लेक बनी और उसमें आउटबर्स्ट हुआ, मतलब फ्लड आया। और ये फ्लड कहाँ से आया? उस लेक का नाम क्या था? साउथ लोनक लेक आया था, जिसने इस डैम को तबाह कर दिया और 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया, जो कि डाउनस्ट्रीम थे, मतलब नीचे की तरफ थे। रिवर ऊपर से फ्लो कर रही थी, तो नीचे की तरफ जो थे 100 लोग मर गए। तीस्ता 6 को एब्जॉर्ब किया, मतलब किसने ले लिया? पब्लिक सेक्टर एनएचपीसी लिमिटेड ने ले लिया। उसके जो प्राइवेट डेवलपर्स थे, मतलब इस प्रोजेक्ट को पहले प्राइवेट कंपनीज बना रही थी, फिर वो जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कॉस्ट बहुत बढ़ रही थी इस प्रोजेक्ट की। तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, हम करेंगे, तुम छोड़ दो इसको। और ये जो इसके प्राइवेट डेवलपर्स थे वो इंसॉल्वेंसी में चले गए। इंसॉल्वेंसी मतलब वो एकदम दिवालिया हो गए, मतलब अब उनके पास पैसा ही नहीं था करने का। तो सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ले लिया। रिलीफ एंड रेस्क्यू, तो सबसे इमीडिएट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए, वहां से बचाया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए,
जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उसका भरपाई की जाए। और एवरी एफर्ट और हर कोशिश की जानी चाहिए उन लोगों तक पहुंचने की जो लोग ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं। ये वारंटेड है, वारंटेड मीन्स बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है, जस्टिफाइड है। लेकिन एक बार इमरजेंसी हो जाए, मतलब एक बार रिलीफ मिल जाए, लोगों को रेस्क्यू कर दिया जाए, एक बार सारे काम हो जाए, सरकार जो है इस डिजास्टर को ऐसे नहीं ट्रीट कर सकती कि एक अलग से कुछ गलत काम हुआ है। आइसोलेटेड मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब होता है अभागी चीज, मतलब ये एक इकलौता इंसिडेंट नहीं है जो अलग है और जो खराब चीज हो गई है, नहीं। सरकार को एक बहुत ही थॉरो मीन्स डिटेल्ड, गहराइयों में जाके इंडिपेंडेंट रिव्यू का मतलब क्या, अलग अलग एजेंसी से जांच करवानी चाहिए कि जो कंडीशंस थी इस प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल क्लियरेंस से रिलेटेड, कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस कैसे मिला इस प्रोजेक्ट को, तो ये जो कंडीशंस थी और जो सरकार ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने के लिए जो कंडीशंस रखी थी कि आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या उन कंडीशंस को इन प्रैक्टिस में वास्तव में पूरा भी किया गया था या नहीं किया गया था, इस बात की बहुत ही गहराइयों में जांच होनी चाहिए। समझ आया पैसेज सभी को? एवरीवन, चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट। चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा है जो हम इन्फर कर सकते हैं कि बार बार जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट टनल डिजास्टर हुआ है वो चिंताएं उठाता है। सिर्फ ये नहीं कि जियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, कि चलो अनसर्टेनिटी थी, कुछ कर नहीं सकते थे, नहीं, कि क्या रिस्क के लिए तैयार भी था प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। सही बात है। जो बार बार जो टनल और माइनिंग के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ये बताता है कि भाई अंडरग्राउंड काम बहुत खतरनाक होता है और सेफ्टी में वीकनेसेस हैं।
सही बात है। मीथेन पॉकेट्स नेचुरली होते हैं हिमालयन एरिया में, तो ऐसे एक्सीडेंट्स अनअवॉइडेबल है नहीं। ऑथर ने ये नहीं बोला कि ऐसे अनअवॉइडेबल है, आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप प्रॉपर वेंटिलेशन दो, प्रॉपर सेफ्टी जांच करो, तो ऐसे एक्सीडेंट्स अवॉइडेबल है। और यहाँ पे कह रहे हैं ऑथर अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो गया। आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तीस्ता का जो बेसिन की जो जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जिस तरीके का वो है, इसकी वजह से जो मीथेन का होना प्लॉजिबल है, मतलब रीजनेबल है, सबको पता है कि मीथेन वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह की वहाँ की ज्योग्राफी है कि मीथेन वहाँ मिलता ही मिलता है। एनएचपीसी ने कंक्लूड कर दिया है कि जो डिजास्टर है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। नहीं, अभी एनएचपीसी ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है, उसकी अभी जांच चल रही है। पैसेज कहता है कि जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं वो प्रोसीड करने चाहिए किसी भी इवैल्यूएशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि चलो ठीक है आप जांच वांच करो, बट सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले लोगों को बचाओ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ऑथर ने इस बात को बोला है कि सबसे पहले भाई लोगों को बचाओ, एक बार लोग रेस्क्यू हो जाए उसके बाद डिटेल में जांच करो, बट सबसे पहले लोगों को बचाओ। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड। कौन कौन से कंक्लूजन आप पैसेज से निकाल सकते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हो, प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करते हो ऐसे एरिया में जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो इसकी वजह से आपको लगातार नज़र रखनी पड़ती है। आपने चलो अप्रूवल्स ले लिए, बट अप्रूवल्स लेने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे टाइम चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपको पूरे टाइम नज़र रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे एरिया में प्रोजेक्ट बना रहे हो जो थोड़ा सा इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, मतलब इकोलॉजिकली वीक है, मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। सही बात है। पुराने जो हिमालयन डिजास्टर्स हुए हैं वो ऑथर की बात को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ऑथर की बात क्या है कि इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, कि इन्वायरमेंट को कितना नुकसान है उस चीज़ का, कितना कमज़ोर है वो प्रोजेक्ट, ये इन्फ्लुएंस करना चाहिए आगे के प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन को। सही बात है, आप आगे के प्रोजेक्ट की जांच करो तो हमेशा पहले ये देखो कि वहाँ जिस इन्वायरमेंट में वो प्रोजेक्ट हो रहा है वो कैसा है, कहीं वहाँ पे मीथेन का डर तो नहीं है, कहीं वहाँ पे लैंडस्लाइड का डर तो नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन्वायरमेंट वल्नरेबिलिटी को चेक करो, फिर जाके प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करो। सही बात है। फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी, जब भी कोई प्राइवेट डेवलपर फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब उस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब हो जाती है। नहीं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब हो जाएगी अगर प्राइवेट डेवलपर इंसॉल्वेंट हो गया तो प्रोजेक्ट ट्रांसफर के बाद? नहीं, ऐसा क्यों होगा? तो आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड। अगला, टोन क्या है? ऑथर कोई मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, ह्यूमरस तो नहीं है। ऑथर ने बहुत गंदा गंदा बोला है क्या? एकर्बिक विट्रियोलिक बहुत गंदा गंदा बोला है ऑथर ने? नहीं। सेलिब्रेटरी, ऑथर एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ऑथर को बहुत उम्मीदें हैं चीज़ें अच्छी होंगी? नहीं। सिनिकल, ऑथर डाउट कर रहे हैं। मॉकिंग, मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, ऑथर मजाक भी नहीं उड़ा रहे। हाँ, ऑथर रिफ्लेक्टिव टोन है, मतलब ऑथर सोच के लिख रहे हैं, ऑथर गहराइयों में जाके लिख रहे हैं उस बात को, और ऑथर बहुत केयरफुल टोन अपना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आंसर इज डी। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। असर्शन मीन्स आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका कारण दिया हुआ है, आपको बताना है दोनों बात सही है या नहीं, और क्या वो कारण उसी बात का है या नहीं। तो पैसेज कहता है कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसको आप इकलौता ट्रीट मत करो कि वो इकलौता एविडेंस नहीं है। सही बात है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबूत मिल गया प्रोजेक्ट सेफ है। सही बात है। ऑथर कह रहे हैं कि कंप्लायंस जो हुआ है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कंडीशंस के साथ, कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो मिला उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई होंगी, उसका जो कंप्लायंस है कि लोगों ने फॉलो किया है या नहीं किया है, उसको वेरीफाई किया जाए डिजास्टर के बाद। सही बात है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना सफिशिएंट नहीं है, चेक भी किया जाए कि जो जो कंडीशंस रखी गई थी इसमें वो फुलफिल भी हो रही है या नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात है, आंसर इज ए। दोनों ट्रू है। इसका रीजन है कि इसको अकेले आप सफिशिएंट एविडेंस मत मानो, पूरी की पूरी, क्योंकि पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए, वो वेरीफाई होना चाहिए। तो आंसर इज ए, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में? चले अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 8000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। न्यू ट्रेड पैक्ट, पैक्ट मीन्स अग्रीमेंट, एक नया ट्रेड अग्रीमेंट है जो कि एक विन विन सिचुएशन है, मतलब बहुत फायदेमंद सिचुएशन है इंडिया के लिए भी और यूके के लिए। पूरा आप खुद से करेंगे पैसेज, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, स्किमिंग करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ के आंसर्स देंगे। चलिए
ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस दिस पैसेज ना। इनका जो अग्रीमेंट हुआ CETA, ये जुलाई 15 को स्टार्ट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है। ये सिर्फ एक पुराना तरह का अग्रीमेंट नहीं है, एक पार्टनरशिप है दो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में। इसका मकसद है कि इन सब चीज़ों में कोलैबोरेशन किया जाए। दोनों ने एक टारगेट बनाया कि अपना ट्रेड डबल कर देंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस मिल रहा है 99% सामान को। इससे क्या होगा, ये सारे सेक्टर्स को फ़ायदा मिले। हम ऊपर ऊपर से बढ़ रहे हैं। देखो स्किमिंग कैसे करें। टैरिफ पहले इतने ज़्यादा थे, अब उनको हटा दिया गया है। इंडिया को के कुछ सेक्टर्स प्रोटेक्ट भी हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट्स भी धीरे धीरे लिबरलाइज होंगे, मतलब वो भी फ्री होंगे। अग्रीमेंट्स में कुछ सर्टेनिटी मिली है स्टील एक्सपोर्टर्स को। सामान के अलावा सर्विसेज और प्रोफेशनल मोबिलिटी का भी हुआ है। ये सारे के सारे जो लोग हैं इनको अच्छा एक्सेस मिलेगा यूके की मार्केट का। इंडियन कंपनीज भी जो है कम्पीट कर पाएंगी इन सब चीज़ों में। साथ कोलैबोरेशन हुआ है हायर एजुकेशन में भी। नई नई चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हुई हैं। यूके ऑलरेडी इंडिया का लीडिंग फॉरेन इन्वेस्टर है, तो अग्रीमेंट से इन्वेस्टमेंट भी आएगा हमारे यहाँ। तो इन सब के लिए हमें अब क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छा करना होगा। ये सारी की सारी चीज़ें भी सपोर्ट कर रहा है ये अग्रीमेंट। ये एक टेम्पलेट है आगे वाले अग्रीमेंट्स के लिए, एक मॉडल है आगे वाले अग्रीमेंट्स के लिए।
तो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है पुराना ट्रेड अग्रीमेंट की तरह नहीं है, इसमें कुछ नया है। नया क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ टैरिफ्स कम कर रहा है, नहीं एक्सक्लूसिवली वर्ड ने घोटाला कर दिया। इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सही बात है। इसका मकसद है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स हैं वो हट जाएं, नहीं, इसको भी वो सपोर्ट कर रहा है। इसमें सोली वर्ड ने गड़बड़ कर दी कि अनरिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट्स आ जाए, नहीं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आई हैं इसमें, तो आंसर इज बी। अगला, किन किन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है? हाँ, इन सारे सेक्टर्स फ्रॉम इंडियाज जीरो ड्यूटी एक्सेस, इन सारे सेक्टर्स को फायदा हो रहा है। नहीं, इनको तो प्रोटेक्ट किया गया है, अभी इनमें धीरे धीरे फायदा होगा। डेयरी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट किया गया है ना, डेयरी और एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट किया गया है, तो आंसर इज ए। इन सारे सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा डायरेक्ट फायदा होने वाला। कोई परेशानी किसी को? डेयरी को तो प्रोटेक्ट किया गया था ना, देखो, एग्रीकल्चर और डेयरी को प्रोटेक्ट किया गया है, तो डेयरी और एग्रीकल्चर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे भी डेयरी था, यहाँ पे भी डेयरी था, यहाँ पे भी डेयरी था, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो। समझ आया सभी को? चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। एब्डिकेट करना इज त्याग देना। ब्रेविटी, बहुत कम शब्दों में आप किसी बात को कह रहे हो। सेंश्योर इज क्रिटिसाइज कर रहे हो। डेम्योर, वो इंसान बहुत शर्मीला सा है। एक्सोनरेट करना, किसी के ऊपर से ब्लेम हटा रहे हो। ई, सी, डी, बी एंड ए। स्कोर्स, चलिए प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। इन द लॉन्ग रन मीन्स लंबे समय में। की बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब बिल्कुल सर्वाइव ही कर पा रहे हो बस। लायन शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा। मूव हेवन एंड अर्थ, आपने बहुत मेहनत कर दी है। प्ले सेकेंड फिडल, मतलब आपको इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। डी, बी, ए, सी एंड ई। कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। जो बच्चे 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे, उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे, है ना। एवरीवन हैज़ टू राइट देम। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है कुंदन। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। जितने बच्चों ने अभी तक परफेक्शन बैच ज्वाइन नहीं किया है, बेटा आज के आज परफेक्शन बैच ज्वाइन कर लो। आज आखिरी डेट है इस ऑफर का कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको परफेक्शन 8.0 से स्टार्ट करना है, तो परफेक्शन 8.0 में कुछ क्लासेस आज अपलोड होंगी, आपको वहाँ से स्टार्ट करना है, और 11 बजे आपको लाइव आना स्टार्ट। जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो आज के आज ले लेना। जितना डिले करोगे बाकी बच्चे आपसे उतना ही आगे निकल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ना है। उसके लिए आपको परफेक्शन बैच ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा अगर आपको अपनी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। कोड आपका NB60। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे। यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। यस ऑफिसर का इंग्लिश एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो परफेक्शन बैच तो सारे एग्जाम्स के लिए है, बट अगर आप स्पेसिफिकली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। इसमें आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से स्कैन करके आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड लिया हुआ है वो लाइव में अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कोड लगा के यहाँ से स्कैन करके। जिन बच्चों को मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, वो मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत दुविधा होगी तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा। बस क्लासेस को रेगुलरली करते रहो, अपने आप एडिटोरियल परफेक्शन करते करते आपकी इंग्लिश कब कब में इंप्रूव हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। बस मुझे 2.5 घंटा अपना रोज़ का दे दो। चलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।